हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए देखो स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी का जो कॉस्टिंग का सेमेस्टर 3 का जो आपका पेपर आने वाला है उसके लिए थोड़ा सा एक शॉर्ट मेमोरी रिकॉल वाला एक लेक्चर हम लोग कवर कर लेते हैं, जिसमें हम लोग आज के टाइम पे जितने भी आपके कॉस्टिंग की जो कॉन्सेप्ट है, मतलब लाइक फॉर्मूला, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो अभी शॉर्ट में कंप्लीट नहीं हो सकते, तो हम लोग एक काम करेंगे, जितने भी फॉर्मूलाज है ना उस फॉर्मूलाज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। आज एक बार रिवीजन कर लेते हैं सारे फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पर मटेरियल अकाउंट 1 से हम लोग शुरू करते हैं हमारे फॉर्मूला। देखो सबसे पहले मटेरियल अकाउंट 1 में हमने क्या पढ़ा था, याद करो फटाफट से। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमने पढ़ी, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला देखो, मेन फोकस हम लोग फॉर्मूला पे करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, 2AO डिवाइड बाई सी। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए? तो ए मतलब एनुअल कंजम्पशन, ओके। ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, और सी मतलब कैरिंग कॉस्ट। और अगर ये जो सी है, अगर वो तुमको परसेंटेज में दे दे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो तुम्हारा प्राइस देंगे या कॉस्ट जो देंगे मटेरियल की, उस कॉस्ट का तुम्हें उस परसेंटेज से क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन। बराबर, जैसे 10 रुपए की कॉस्ट है मटेरियल की और आपको बोला 10%, तो 10 रुपए का 10%, 20 रुपया है तो 20 रुपए का 10%। कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस सिंपल सी बात समझो। अभी तुम लोगों ने क्वेश्चन किए होंगे तो रिवीजन फटाफट से हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2AO डिवाइड बाई सी। उसके बाद तुमको पूछते हैं यहां पर नंबर ऑफ ऑर्डर। तो ये जो आपका एनुअल कंजम्पशन है उसको डिवाइड बाई तुम क्या करोगे, EOQ। मतलब तुम्हारा जो EOQ का आंसर आएगा वो क्या है कि तुम उतना ऑर्डर करोगे। ये क्या बता रहा है, ये EOQ क्या बताएगा कि ऑर्डर कितना करोगे। ये क्या बताएगा तुमको कि जब तुम्हारे पास स्टॉक खत्म हो जाएगा तो तुम ऑर्डर कितना करोगे, ठीक है। और एक लास्ट में पीरियड बिटवीन टू ऑर्डर। तो दो ऑर्डर के बीच में कितना टाइम लगेगा, तो यहां पर 365 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर जो तुम निकालोगे ऊपर वाले टॉपिक में, उसको डिवाइड कर देना। बोलो आई बात समझ? सिंपल इतना फॉर्मूला था पहला टॉपिक में। उसके बाद तुम्हारे अलग अलग लेवल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि लाइक री ऑर्डरिंग लेवल, ठीक है। शॉर्ट में लिखूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में आप समझ जाओगे। री ऑर्डरिंग लेवल तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम। फिर उसके बाद मिनिमम लेवल। क्या फॉर्मूला था, ROL, मतलब जो आपने अभी सेकेंड पॉइंट में जो ढूंढा री ऑर्डरिंग लेवल, वो तो लिख ही दो। उसमें माइनस करना है एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम। उसके बाद एक सेकेंड, फोर्थ पॉइंट, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन और इनटू मिनिमम टाइम प्लस EOQ जो आपको ढूंढना है या तो दे देंगे क्वेश्चन।
इसको है ना वो लोग ऑर्डरिंग क्वांटिटी भी बोलते हैं, रीऑर्डरिंग। देखो ध्यान से समझो, ये ईओक्यू है ना वो एक तरीके से ऑर्डरिंग क्वांटिटी है। ऑर्डरिंग क्वांटिटी मतलब कितना ऑर्डर तुम करना चाहते हो, ठीक है वो। ये तुम्हारा तीन फॉर्मूला, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ याद रखना। उसके बाद तुम्हें फिफ्थ फॉर्मूला एवरेज स्टॉक लेवल। इसमें आपको दो फॉर्मूला होती है, लेकिन जनरली जो पूछते हैं ना सबसे ज्यादा वो मैं आपको लिखवाता हूं। बेस्ड ऑन ईओक्यू वाला ज्यादा पूछते हैं। तो इसमें क्या आता है, मिनिमम लेवल प्लस ईओक्यू का आधा। ईओक्यू का आधा मतलब ईओक्यू का आधा कर लो और मिनिमम लेवल में ऐड कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन जो पॉइंट है वो 6 क्या होना चाहिए अभी, नेक्स्ट पॉइंट बोलो। डेंजर लेवल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंजर लेवल के तुम्हारा अगर गोडाउन में स्टॉक अगर ये डेंजर लेवल से कम हो गया ना तो भाई तुम्हारा प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो डेंजर लेवल तुम्हारा क्रॉस नहीं होना चाहिए। जैसे होता है ना कि बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है तो वो जो डैम वगैरह में एक डेंजर लेवल होता है कि इससे ज्यादा बारिश हो गई तो भाई हम डेंजर लेवल पे आ जाएंगे। वैसे यहाँ पर स्टॉक में हो गया कि इससे कम अगर तुम्हारे गोडाउन में स्टॉक हो गया ना तो तुम डेंजर लेवल से नीचे चले गए, मतलब तुम्हारा प्रोडक्शन रुक सकता है। तो क्या होना चाहिए डेंजर लेवल, तो यहां पर एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम टाइम फॉर व्हाट, मैक्सिमम टाइम फॉर इमरजेंसी परचेस। मतलब देखो मेरे पास गोडाउन में स्टॉक खत्म हो गया था, मैंने कॉल किया ठीक है सप्लायर को कि भाई इमरजेंसी है, जल्दी भिजवा स्टॉक खत्म हो गया मेरे पास। तो जो सप्लायर है ना वो कुछ तो टाइम लेगा ना, इमरजेंसी में सामान भेजने के लिए कुछ तो टाइम लेगा। ऐसा थोड़ी है जैसे कॉल किया और तुरंत आ जाएगा। तो हो सकता है कि इमरजेंसी में सामान आने में भी एक दिन लगता हो या तो 2 दिन लगता हो। तो जितने दिन तुमको इमरजेंसी में स्टॉक मंगवाने में लगता है उतने दिन तुम्हारे पास एटलीस्ट एवरेज कंजप्शन यूज कर सके ना उतना स्टॉक होना चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई। मतलब समझो मेरा एवरेज कंजप्शन 100 यूनिट का है और मेरा मैक्सिमम टाइम फॉर इमरजेंसी परचेस वो है 2 दिन लगेगा। अर्जेंट भी मंगवाऊ ना तो 2 दिन लगेगा, तो मुझे 200 यूनिट तो मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। 200 यूनिट तो मेरे गोडाउन में होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम चला गया ना मेरा स्टॉक तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्शन करने के लिए स्टॉक अवेलेबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज 7 पॉइंट। ओके क्या आना चाहिए बोलो। सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक अब ये क्या बता रहा है, तुम लोग जब एग्जाम में जाते हो तो एक पेन लेके जाते हो या 2 पेन लेके जाते हो, या कुछ कुछ लोग तो 3 3 4 4 पेन लेके जाते हैं, ठीक है। हाँ बहुत होशियार लोग हो गए ना वो एक ही पेन लेके जाते हैं, ठीक है। हाँ देखो एक ही पेन लेके जाओगे ना, हाँ देखो होता है ना कि एक पेन आप लोग सेफ्टी में लेके जाते हो, तो वैसा ही काम है यहाँ पर कि अगर तुम्हारा प्रोडक्शन में इमरजेंसी की जरूरत पड़ जाए तो तुम्हारे पास सेफ्टी में स्टॉक होना चाहिए जो तुम्हें प्रोडक्शन में काम आए, तुम्हारा प्रोडक्शन रुके ना। तो कितना स्टॉक एज अ सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए, तो देखो लिखा है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम माइनस एवरेज टाइम। और देखो मेरी बात ध्यान से समझना पहले, हाँ इसको डिब्बे में रखना है ऐसे ब्रैकेट में। पहले मैक्सिमम टाइम लेना है, ठीक है, उसमें से एवरेज टाइम माइनस करना है। अगर मतलब समझो ये 3 है ये 2 है
तो पहले माइनस होगा, फिर जाके इसकी अमाउंट समझो 500 है तो मल्टीप्लाई होगा। कंप्लीट, सिंपल सी बात है। तो ये सारे फॉर्मूला तुमको याद रखने हैं अच्छे से। कोई डाउट इसमें? नहीं? बढ़ाए आगे। तो हमारी सिस्टम अगर हम लोग आगे बढ़ाए तो अभी हम लोग आते हैं डायरेक्ट लेबर पे। मुझे बताओ डायरेक्ट लेबर में आपने क्या पढ़ा था? उसमें वेजेस पेमेंट मेथड पढ़ी थी। उसमें हम लोगों ने टोटल 4 मेथड से क्वेश्चन किए थे, याद करो। पहली मेथड टाइम वेजेस, जिसमें टाइम टेकन इनटू रेट। मैं सभी शॉर्ट फॉर्म को फिर बाद में बता दूंगा। टाइम टेकन टी टी इंटू रेट। पीस वेजेस टाइम अलाउड इनटू रेट, मतलब टी ए टाइम अलाउड इनटू रेट। फिर उसके बाद एलसी वेजेस क्या था? टी टी इंटू रेट प्लस 50% करना है किसका? टी एस इंटू रेट। टी एस मतलब टाइम सेव्ड इंटू रेट। ठीक है। और लास्ट रोवन वेजेस सिस्टम क्या था? टाइम टेकन इंटू रेट प्लस टाइम सेव्ड डिवाइड बाय टाइम अलाउड टाइम टेकन इंटू रेट। अब ये सारे फॉर्मूला में जो शॉर्ट फॉर्म यूज किए उसको मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखो टी टी मतलब व्हाट? टाइम टेकन। टी ए मतलब टाइम अलाउड। टी एस मतलब टाइम सेव्ड। और ये कैसे निकालेंगे? तो टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। ठीक है। टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन मतलब अगर मेरे को 10 घंटे दिया है, उसमें 8 घंटे में काम खत्म कर दिया तो 2 घंटे बचा है ना, तो वो अपना टाइम सेव्ड आ गया। बस खत्म, इतने की जरूरत थी। और आर मतलब रेट पर आर। खत्म। तो ये हमने डायरेक्ट वेजेस में हम लोग पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था लेबर टर्न ओवर रेट। पढ़ा था ना, लेबर टर्नओवर रेट। और लेबर टर्नओवर रेट में भी हम लोगों ने तीन तीन प्रकार के रेट पढ़े थे। बोलो कौन कौन से? पहली मेथड थी सेपरेशन मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड। और तीसरी थी जॉइंट या तो फिर फ्लक्स मेथड। अब इसमें आप पहले क्या करोगे? तो इसमें तुम लोग पहले क्या करते थे, सिंपल सी बात समझो। पहले तुम एवरेज एम्प्लॉय निकालते थे। एवरेज एम्प्लॉय मतलब कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। ठीक है। मतलब अगर तुम जनवरी मंथ का रेट निकालते थे तो जनवरी मंथ का ओपनिंग एम्प्लॉय और क्लोजिंग एम्प्लॉय डिवाइड बाई 2। ठीक है। तो यहां पर सबके डिवाइड में पहले तो क्या आने वाला है? मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, तुम समझ जाना। नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉय। ठीक है। और देखो ये नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉय जो है ना, वो तो सब में आने वाला।
ठीक है, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा। चलो, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब इसमें क्या कर देते हैं, तो इसमें तुमको सेपरेशन मेथड में क्या लिखना था, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट, ओके, छोड़ के गए। अब कैसे भी छोड़ के गए हो, या तो हम लोगों ने निकाल दिया हो, या तो खुद निकल गए हो, या तो रिटायरमेंट आ गए। तीन तरीके से एम्प्लॉय निकलेंगे, या तो हम लोगों ने निकाल दिया, या तो वो खुद निकल गए, और या तो रिटायर हो गए, उनका उम्र हो गया, खत्म हो गया काम। तो यहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट लिख सकता हूं सिर्फ। ओके, छोड़ के गए, बस इतना समझ लो, जितने भी है, या तो हमने निकाले, खुद निकल गए, ठीक है, या तो रिटायरमेंट पे आ चुके थे, खत्म कहानी। उसके बाद रिप्लेसमेंट में क्या आना चाहिए, रिप्लेसमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉय अपॉइंटेड, नंबर ऑफ न्यूली अपॉइंटेड। लेकिन इसमें ध्यान रखना, ये जो न्यूली अपॉइंटेड है ना, उसमें एम्प्लॉय अपॉइंटेड ड्यू टू एक्सपांशन, नॉट टेकन। ठीक है, मतलब जो एम्प्लॉय हम लोगों ने अपॉइंट किए ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ फैक्ट्रीज, मतलब हम लोगों ने नई फैक्ट्री स्टार्ट किया था, दैट्स वाई हम लोगों ने नए एम्प्लॉय अपॉइंट किया था, वो इसमें कंसीडर नहीं होंगे। ओनली न्यू अपॉइंटमेंट, मतलब कि जो पुराने गए उसकी जगह पर जो नए आए, वो ही कंसीडर करना है। ओके, तो उसी को हम लोग रिप्लेसमेंट बोलेंगे। उसके बाद एक बहुत सिंपल सी चीज है, ये जो जॉइंट मेथड है ना, वो क्या है पता है, ये जॉइंट मेथड क्या है, ये और ये दोनों को टोटल करके रख देना। मतलब सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट, ओके, प्लस नंबर ऑफ न्यू अपॉइंट। ठीक है, समझ गए, थोड़ा कंप्लीट। ओके, उसके बाद इस चैप्टर में लगभग हम लोग कुछ सीखा नहीं था, ठीक है, इतना तो कंफर्म आता है एग्जाम में, इतने तो क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमें जाना है यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग में एक सिंपल सा आप लोग स्टेटमेंट बनाते हो, ठीक है, तो चलिए वो पहले स्टेटमेंट ही बना लेते हैं। हाँ, पहले क्या लिखते थे, मटेरियल कंजम्पशन लिखते थे, और मटेरियल कंजम्पशन अगर नहीं दिया तो ओपनिंग मटेरियल प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग मटेरियल। ओके, ये तुम लिखोगे, उसमें वेजेस प्लस करोगे, उसमें कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो भी प्लस करोगे, ये मिलेगा अपना प्राइम कॉस्ट। उसके बाद अगर तुम्हारे पास वर्क इन प्रोग्रेस, WIP जिसको बोलते हैं, तो वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग स्टॉक है तो वो ऐड करोगे, और वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक है तो क्या करोगे, लेस करोगे। ये बहुत रेयरली कोई क्वेश्चन में आता है, ठीक है, बहुत रेयर। फिर उसके बाद तुम यहां पर ऐड करते हो फैक्ट्री ओवरहेड, और उसमें फिक्स है और वेरिएबल है, दोनों को आप ऐड करके जो बनाओगे उसको हम लोग बोलेंगे वर्क कॉस्ट।
उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जिसको आप ऑफिस ओवरहेड भी बोलते हो। जो ऑफिस के खर्चे हैं, फिक्स वाले वेरिएबल वाले, जो भी आपको क्वेश्चन में दिए वो सब इधर आने वाले। उसके बाद तुम लोग इसको बोलोगे प्रोडक्शन कॉस्ट, और यहां से ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करोगे, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो माइनस करोगे। इसके बाद जो मिलेगा उसको बोलेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो गुड्स तुम मार्केट में बेच रहे हो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट। यहां पर तुम ऐड करोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ओवरहेड, और इसमें भी फिक्स और वेरिएबल दोनों ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास जो मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं टोटल कॉस्ट। और इसमें तुम जब लास्ट में प्रॉफिट ऐड करोगे तो प्रॉफिट ऐड करके जो मिलेगा वो तुम्हारे पास आएगा सेल। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा कॉस्ट शीट हो गया। देखो मैं यहाँ पर सिर्फ बेसिक वाली बातें बता रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन के टाइम पे बहुत सारी और भी कॉम्प्लिकेशन होती है। जैसे आपको पता ही है कि हम लोग यहाँ पर रुपीज वाली 2 कॉलम बनाते हैं, पर यूनिट वाले भी कॉलम बनाते हैं। ठीक है, वो आपको पता ही है। ठीक है, तो बाजू में आप रुपीज वाली कॉलम और पर यूनिट वाली कॉलम भी बना सकते हो, लेकिन मैंने आपको जो यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट बताया वो जितना हो सके उतना क्वेश्चन में जो यूटिलाइज होता है वो वाली चीज। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट कॉस्ट में, इतना ही आता है यूनिट कॉस्टिंग। ठीक है, और तो क्या आता है, उसके बाद एक आता है आपका ओवरहेड वाला जो चैप्टर है। अब देखो उसमें ऐसा कोई ऐसा खास फॉर्मूला है नहीं। ठीक है, तो उसमें कोई भी ऐसा फॉर्मूला है नहीं। इतना याद रख सकते हो उसके लिए कि उसमें दो टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो वो ओवरहेड एलोकेशन वाले टॉपिक है, और दूसरा एक वो मशीन आर रेट वाले टॉपिक है। ठीक है, और दोनों में से कहीं ना कहीं एक टॉपिक तो एग्जाम में डेफिनेटली आता है। और मशीन आर रेट वाला जो टॉपिक है उसमें आपको मशीन आर रेट का स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा कॉस्टिंग का जो पूरा टॉपिक था वो रिवीजन हो गया। ठीक है, रिवीजन मतलब कि देखो हम लोगों ने सिर्फ फॉर्मूला ही डिस्कस किया, बाकी प्रॉपर जो क्वेश्चन वाले जो रिवीजन है, जो हम लोगों ने टोटल 4 पेपर के सॉल्यूशन सॉल्व किए, ठीक है, पिछले 2024-25 के, वो आप आराम से अच्छे से कर लो। डेफिनेटली अच्छे मार्क्स कवर हो जाएंगे। और इवन मैंने जो चैप्टर के अंदर बेसिक करवाया, ठीक है, वो अच्छे से करो, उसके क्वेश्चन अच्छे से करो, आराम से मार्क्स कवर होते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।